So what we have seen is that the Indian rupee has depreciated significantly over the past 1 year. जो रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट आपका 85 का हुआ करता था 2025 में, अब वो गिर के ऑलमोस्ट 95.33 पे आ गया है। मतलब जो साइकोलॉजिकल मार्क हुआ करता था 95 का, आज के समय में रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट उसको ब्रीच कर चुका है। यानी हमने एक बहुत कम समय में, एक साल में हमने ये देखा कि इंडियन रुपी जो है वो 12% से डेप्रिशिएट कर रहा है। और इसकी वजह से एक डिबेट है वो सरफेस कर रही है कि क्या इंडिया अपने फ्रेजाइल 5 एरा में वापस जा रहा है। सो व्हाट इज फ्रेजाइल 5 एरा? 2013 में हमने ये देखा कि 5 जो मेजर ग्रोइंग इकोनॉमीज थी उस समय की, इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और टर्की, इनकी जो करेंसीज हैं वो बहुत कम समय में डेप्रिशिएट करती हैं। और ये करती क्यों है? बिकॉज ऑफ द रोल बैक ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम ऑफ अमेरिका। इसकी वजह से मॉर्गन स्टैनली बैंक ने इन 5 देशों की करेंसी को फ्रेजाइल 5 टर्म किया था। और आज वही बात चल रही है कि क्या इंडियन करेंसी जो है, इंडियन रुपी जो है, वापस से फ्रेजाइल 5 एरा में वापस चली गई है। तो आज के वीडियो में हम यही एनालाइज करेंगे, वेदर द केस इज सो और नॉट। तो फ्रेजाइल 5, ये 2013 में जो डेप्रिसिएशन हमको देखने को क्यों मिल रहा है, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा थोड़ा और पहले 2008 में। 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, और ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो शुरू होती है अमेरिका से, अमेरिका के रियल एस्टेट सेक्टर से। और यहाँ पर एक हाउसिंग बबल बनता है जो कि यहाँ के फाइनेंशियल मार्केट, अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट को भी इम्पैक्ट करता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि 4 पिलर्स ऑफ द वॉल स्ट्रीट कहे जाने वाले एक मेजर बैंक लीमैन ब्रदर्स, उसका कोलैप्स देखने को मिलता है। ये वो समय है अमेरिका में जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जो जीडीपी है वो आपकी काफी सबड्यूड है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है। तो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज फेडरल रिजर्व, वो डिसाइड करता है कि वो क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम चलाएगा, जिसको हम कहते हैं क्यूई। नाउ व्हाट इज दिस क्यूई प्रोग्राम? क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम के अंतर्गत जो फेडरल रिजर्व है उसने डिसाइड किया कि हम ढेर सारे डॉलर्स है वो प्रिंट करेंगे। इससे अमेरिकन मार्केट में जो डॉलर्स की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। जब डॉलर्स की सप्लाई बढ़ेगी तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं वो आपके कम हो जाएंगे, तो लोगों को सस्ते में, अमेरिकन को सस्ते में लोन मिलेगा, तो वो बहुत सारा लोन लेंगे, जिससे कंज्यूमर डिमांड है वो स्पाइक होगी। जब एग्रीगेट डिमांड, कंज्यूमर डिमांड, एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ेगी, तो अपने आप जो इकोनॉमी है दोबारा से रिवाइव कर जाएगी और इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पे आ जाएगी। और समवट ये ऑब्जेक्टिव जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग का वो मीट भी होता है। और अब सन 11-12 आते आते फेडरल रिजर्व को, मतलब अमेरिकी सेंट्रल बैंक को, ये रियलाइज होता है कि नाउ इट्स टाइम टू कट डाउन दिस क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम। तो यहां से शुरू होता है आपका फेड टेपरिंग या क्वांटिटेटिव ईजिंग का रोल बैक। तो अब क्या है, क्यूई जब हटाया जा रहा है, 2008 में लगाया गया था, अब 11-12 से हम देख रहे हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग को रोल बैक किया जा रहा है। तो जो इंटरेस्ट रेट घटे थे अब वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। जब ये बढ़ना शुरू हो रहे हैं, यानी यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड जो है, उन पे जो रिटर्न्स हैं वो बढ़ना शुरू हो रहे हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो दुनिया भर में अपने पैसे पार्क करते हैं, कुछ पैसा वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसा वो ब्राजील के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इन्होंने क्या किया कि ये अपना पैसा बटोरना शुरू करता है और इन इमर्जिंग मार्केट से उसको उठा के अमेरिकन मार्केट में रखना शुरू करते हैं, क्योंकि अब यूएस बॉन्ड्स जो हैं, जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, उस पर रिटर्न्स हैं वो हाई हो गए। तो इससे हुआ क्या, अगर हम बस इंडिया की बात करें तो हमारे कैपिटल अकाउंट से पैसा निकलना, जो पहले पैसा आ रहा था, अब उसी कैपिटल अकाउंट से जो पैसा है वो निकलना शुरू हो जाता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हम डेफिसिट में रन करते हैं हिस्टोरिकली, अगर इंडिपेंडेंस के बाद से बात करें। रीजन क्या है उसका? क्योंकि इंडिया एज एन इकोनॉमी हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और हम एक्सपोर्ट है वो कम करते हैं। यानी हमारे जो इंपोर्ट बिल्स हैं, जो हमको डॉलर में पेमेंट करनी है दुनिया को, वो ज्यादा आते हैं, लेकिन जो डॉलर्स हमारे पास आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो हम हिस्टोरिकली करंट अकाउंट डेफिसिट पे रन करते हैं। तो ये डेफिसिट जो है, जो डॉलर का शॉर्टफॉल है, वो पूरा कहां से होता है? वो पूरा होता है बीओपी के दूसरे कंपोनेंट से, जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इंडिया जो है वो सरप्लस एंजॉय करता है। मतलब हमारे यहाँ लोग
पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ ज्यादा आती है बनस्पत या कंपेयर टू जो इंडियंस हैं वो बाहर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ नेट फ्लो जो है कैपिटल का ग्लोबल मार्केट से वो प्लस में है। मतलब हम बाहर से पैसा ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और हमारे लोग इंडियंस जो हैं वो बाहर पैसा जो निवेश करते हैं वो कम करते हैं। तो ये जो कैपिटल अकाउंट जो सरप्लस बनता है यही आपका फाइनेंस करता है करंट अकाउंट डेफिसिट को। तो 2013 में भी हमको ये देखने को मिला करंट अकाउंट डेफिसिट तो हमारा हिस्टोरिकली रन कर रहा था, लेकिन अब कैपिटल अकाउंट में भी हमको एक डेंट देखने को मिलता है। कैपिटल अकाउंट से भी जो फ्लो है वो आउटवर्ड हो रहा है। सेम चीज आज के समय फिस्कल ईयर 25-26 में हमको इंडिया में देखने को मिल रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट तो हमारा लगा ही हुआ है डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, डिस्पाइट आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। अभी भी इंडिया जो है वो ग्लोबल वैल्यू चेन में, ग्लोबल सप्लाई चेन में काफी नीचे है। हम अभी भी उतना एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब इंपोर्ट हमारे यहाँ ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है डिस्पाइट कंसर्टेड एफर्ट्स बाय द सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स। और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में हमको जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं। जो इकोनॉमीज हैं, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनसे तो अभी भी हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उतने कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो आज भी हम करंट अकाउंट डेफिसिट पे रन करते हैं। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में वी रन ऑन पॉजिटिव नोट, लेकिन 25-26 में हमको ये देखने को मिल रहा है कि बिकॉज ऑफ द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अमेरिका, ठीक ठाक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया आनी चाहिए वो आपका यूएस के मार्केट या अब यूरोप के भी कुछ मार्केट्स हैं वहां पर जा रही है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो हमारा रन कर ही रहा था, लेकिन आज के समय में हम टूवर्ड्स कैपिटल अकाउंट डेफिसिट मूव कर रहे हैं। वी आर नॉट एग्जैक्टली रनिंग ऑन कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, बट हाँ जो फंड्स हमारे यहाँ आते थे अब वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर्स की एक कमी है मार्केट में। वी हैव पॉसिटी ऑफ डॉलर्स इन द मार्केट। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, इट्स वेरी नेचुरल कि जो रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट है वो आपका डेप्रिशिएट करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब कंट्रास्ट करें 2013 की सिचुएशन को और आज 2026 की सिचुएशन को, तो 2026 में क्या ये कहना ठीक होगा कि वेदर वी आर एंटरिंग द एरा ऑफ फ्रेजाइल 5? तो नॉट रियली, क्योंकि 2013 के जो हालात थे, जो सर्कमस्टांसेस थे, दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर टुडे। आज जो इंडियन इकोनॉमी है, भले वी हैव सीन डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी, लेकिन जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। दूसरी चीज ये है कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसके पास रेक्विजिट टूल्स हैं। उसके पास अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके पास इन्फ्लेशन रेट की टारगेटिंग मैकेनिज्म्स हैं, जिसके माध्यम से वी आर वेल इक्विप्ड टू टैकल सच चैलेंजेस। और अभी भी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो काफी कंट्रोल में है, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अपने ऑल टाइम हाई जोन में चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट $700 बिलियन। लेकिन बावजूद इसके we'll have to remain cautious. The government, the Reserve Bank of India will have to remain cautious. उनको समय आने पे इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको ये देखने को मिल रहा है कि यूएस में मॉनेटरी पॉलिसी तो टाइट है ही है, बट साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशंस भी हैं। वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रही है, आपका यूक्रेन रशिया वॉर है वो भी अभी सीज नहीं हुई है। तो वील हैव टू रिमेन विजिलेंट, और समय आने पे द आरबीआई शुड इंटरवीन कि हम अपने कंफर्ट जोन से, इकोनॉमिक कंफर्ट जोन से बाहर ना हो।